हेलो। आवाज आ रही है? तुमको तो आएगी। यस सर। कभी कभी नहीं आती है क्या तुम लोगों को? बोलो, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? क्या पढ़े थे बताओ, कुछ पढ़े थे? इरेगुलर शेप पढ़े थे। नेक्स्ट लिखो। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying wire, magnetic force on a current carrying wire, heading है ये। kept in non-uniform magnetic field। इसके पहले हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो कितने का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी वायर जो है उसको कहाँ रखे हुए हैं? नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेके समझेंगे। ये एक वायर है जो करंट आई कैरी कर रहा है और इसके फील्ड में हमने एक वायर रखा हुआ है ए बी। क्या हो गया? जिसका लेंथ एल है, ये करंट कैरी कर रहा है आई टू। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पता करना है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ए बी। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ए बी ड्यू टू due to due to wire carrying current I1, due to wire carrying current I1। ये डिस्टेंस दिया हुआ ए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, I1 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो इस पे फोर्स लगेगा। और फोर्स जो होगा वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? डीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डीएफ बी का फॉर्मूला होता है आई डी एल बी साइन थीटा। ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म है जिससे हम मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि हर पॉइंट पे अगर अलग अलग पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से, फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से क्या है? अलग अलग है। तो इधर पे इधर पे इधर पे हर पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये चेंज होगा। ठीक है ना, तो जब ये चेंज हो रहा है तो इस बार ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। एफ बी निकालने के लिए क्या करते थे? एफ बी निकालने के लिए इस डी एफ को इंटीग्रेट करते थे, जैसे इसको रखते थे आई डी एल और बी साइन थीटा। और पहले हमने क्या करा था? पहले फील्ड जो था यूनिफॉर्म रखते थे, फील्ड यूनिफॉर्म रखते थे, ये बी इंटीग्रेशन के चुपचाप बाहर आ जाता था। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, इस केस में यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो अलग अलग है। तो ये टर्म अब इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये टर्म इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा
तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन के फॉर्म में निकाल करके फिर यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो मान लो यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे हमने क्या करा, एक dx लेंथ का यहाँ पे एलिमेंट काटा, x डिस्टेंस दूर जा करके dx लेंथ का एक एलिमेंट काटे हैं। तो अगर इस dx पे हम फोर्स कैलकुलेट कर ले ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो ऐसे बहुत सारे dx होंगे और उन सब पे फोर्स निकाल के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इस dx पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर के चलते, इस पॉइंट पे इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dx की जो वैल्यू होगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई I1 है, करंट इसमें से कितना दौड़ रहा है I1, तो I1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2πx, यही होता है फॉर्मूला। इस वायर के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx। अब ये x वेरिएबल है, x की वैल्यू वेरी कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये bx भी चेंज होगा। अब इस पॉइंट पे ये पुट करेंगे, ठीक है। जो हमने एलिमेंटल लेंथ लिया वो कितना लिया, dx लिया हुआ है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो I है ये कौन सा I होगा, I1 या I2, यहाँ जो I आएगा वो कौन सा आएगा, I1 आएगा या I2 आएगा, इधर I2 दौड़ रहा है, इधर I1 दौड़ रहा है। सोच लो एक बार फिर से, यहाँ जो I आता है वो कौन सा I आता है, इस फॉर्मूला में वो I आता है जिस पे हमें फोर्स निकालना होता है, ठीक है ना। जैसे करंट कैरिंग वायर को पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उसका करंट लेते हैं जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो कि I1 के मैग्नेटिक फील्ड में हम किसको रख रहे हैं, I2 को रख रहे हैं। इसलिए जब फोर्स निकालेंगे तो इस I की जगह क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे, क्योंकि फोर्स हमें किस पे निकालना है, I2 पे निकालना है। तो जो फोर्स होगा FB दैट विल बी योर इंटीग्रेशन I2, dl की जगह हमने जो लेंथ काटा वो कितने के बराबर है, dx के बराबर है। b का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 2πx, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे bx का डायरेक्शन बताओ किधर है, bx का डायरेक्शन इधर भी कहा होगा, कैसे फिंगर कर्ल करोगे, हाँ अंदर की तरफ जाएगा यानी क्रॉस है। और dx का डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ I2, dx का डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ I2, मतलब इस प्लेन में है। तो bx और dx में एंगल कितने का हो रहा है, 90, यानी साइन थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90 पुट करोगे, साइन 90। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले हमें लिमिट के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार लिमिट जल्दी से पुट कर लो, उसके बाद अपने छापते रहना। देखो ये जो x है ना, कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये जो x है ये कहां से कहां से, जब एलिमेंट काटते तो मिनिमम एलिमेंट कहां हो सकता था, यह हो सकता था, यानी x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती a, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, जब एलिमेंट यहां काटते, यानी l प्लस, यहाँ लिख दो l प्लस a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इजी इंटीग्रेशन है, कर सकते हो आराम से। यहाँ से बाहर आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, साइन 90 तो 1 हो गया, इसको 1 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन a l प्लस a 1/x dx, ये इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता, हाँ तो इधर से आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ l प्लस a डिवाइडेड बाई a। तो कभी भी आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के पास एक दूसरा वायर रखोगे कुछ इस तरीके से, अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके बगल में हम एक
फाइनाइट लेंथ का वायर रखे हैं जिसका लेंथ ए बी है और ये एंड दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस ए, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका वैल्यू ये होगा। डायरेक्शन बताओ, ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, किधर किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बाकी लोग, ये जो फोर्स है ना, ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे निकलता है, डीएल क्रॉस बी से, यही देता है ना डायरेक्शन। तो देखो अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो डीएल का डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा, ठीक है। और बी इधर इस कहीं भी रीजन में बी का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, इनवर्ड की तरफ, ठीक है ना, क्रॉस दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे, डीएल की तरफ हाथ रखेंगे, कर्ल करेंगे बी की तरफ, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो भी इस पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। मतलब अगर जैसे इसमें करंट दौड़ाओगे ये जो वायर है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इसका दो सिनेरियो बनता, एक सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा हूं, या फिर दूसरा डिफरेंट डायरेक्शन में करंट कैरी करता हूं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। इस दोनों पॉसिबिलिटी के चलते एक बार अट्रैक्शन होता है और एक बार रिपल्सन होता है। देखो अगर दोनों इनफाइनाइटली लार्ज है, ये भी बहुत बड़ा है और ये वायर भी बहुत बड़ा है, तो इस केस में हमें नेट फोर्स नहीं निकलता है, इस केस में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलता है। मतलब अगर दोनों वायर इनफाइनाइटली लार्ज हो तो हम फोर्स नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ये भी इनफाइनाइटली लार्ज होगा तो हम फोर्स नहीं निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। और अगर ऐसे सवाल में किसी एक का लेंथ दे दिया तो जो पर्टिकुलर लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर आ जाएगा। अब देखो इस केस में क्या होगा ना, ये इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हो कि इस वायर को हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है या फिर इस वायर को इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। आ रही बात समझ में, कैसी भी सोच के करोगे आंसर सेम आएगा। तो मान लो ये वायर नहीं था, अगर ये वायर होगा बस, तो ये अपने चारों तरफ क्या सेट करके रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेट करके रखेगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक दूसरा वायर उठा करके पुट कर दिया जो कि करंट कैरी कितना कर रहा है, I2 कर रहा है। तो ये जो वायर है इस पे फोर्स लगाने लगेगा और वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। वही मेथड क्या होता है कि एक इस पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, मान लो लेंथ कितना है, डीएल है, और इस एलिमेंट पे अगर हमें फोर्स पता चल गया तो इसी को इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, टोटल फोर्स निकालते हैं। तो ये इनफाइनाइट जब लोगे ना तो इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब हमने क्या करा, इसको भी बहुत बड़ा ले लिया और ये भी बहुत बड़ा है, तो होगा क्या कि इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए इंटीग्रेट करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि वो जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो नेट फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, वो फोर्स निकालते हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, ताकि इस लेंथ का झंझट नहीं रहे। आ रही है बात समझ में। तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता चल जाए ड्यू टू दिस वायर, ठीक है, तो अगेन वो जो फॉर्मूला है तुम्हारा डीएफ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बोलो,
आई को भी लिख सकते हो I2 क्योंकि हमने इस पे रखा DL B sin थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना होगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर, इसके चलते इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते किधर होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, ये आना चाहिए। फिंगर कर्ल करो सीधे अंदर की तरफ क्रॉस आएगा। तो अगेन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 1 हो जाएगा। बचा हमारे के पास क्या I2 DL और B। अब B की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल सकते हो। B इस पॉइंट पे निकालना है किसके चलते, I1 के चलते। तो क्या लिखोगे I2 DL और B को लिख सकते हो, बोलो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πD। ठीक है, अब ये जो DL टर्म है ना, DL जो टर्म है इसको लाके इधर डिवाइड कर दो, DFB डिवाइडेड बाई DL, ये कितना होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πD। और इसी को याद रखेंगे क्योंकि ये क्या देगा तुमको, फोर्स पर यूनिट लेंथ देगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो यहां से मैग्नीट्यूड पता चल गया कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ये जो वायर है इसको किधर धक्का देगा, इधर या इधर, कैसे करेंगे, जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर हाथ रखेंगे, कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो थंब आ रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी फोर्स इस पे किधर लग रहा है, इधर। देखो ये जो वायर है ना इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, मतलब जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव है। मतलब अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा, करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इधर मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, अगर कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना ही होगा। डिफरेंस क्या होगा ना, इस केस में ये वायर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर FD से। आ रही बात समझ में। तो नीचे नोट में लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड यही याद रखना, लिखना वायर्स, वायर्स wires carrying current in same direction, wire wires carrying current in same direction attract each other, attract each other, attract each other, whereas whereas wires carrying current in opposite direction, whereas wires carrying current in opposite direction repel each other। लिखना एक सवाल, a horizontal wire, a horizontal wire, a horizontal wire of 1 meter length, horizontal wire of length 1 meter या 1 meter length कुछ भी लिखो, of length 1 meter and mass 2 kg and mass 2 kg, 2 ज्यादा हो जाएगा 0.2 कर दो, 0.2 kg, 0.2 kg is
is balanced by is balanced by is balanced by balanced by another horizontal wire, placed over it placed over it placed over it at a distance of at a distance of at a distance of 10 centimeter 10 centimeter, then find then find then find product of current then find product of current flowing through each wire, then find product of current flowing through each of wire. पहले सवाल पढ़ के थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करो कि इसका जो फिगर होगा वो किस तरीके से होगा। एक जो वायर है उसका लेंथ नहीं दिया है तो उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग मानेंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये जो ऊपर वाला वायर है इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, रोक के रखा हुआ है। हो सकता है ऐसा। देखो ये जो वायर है ना, ये जो वायर है ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा एफ बी से, और ये एफ बी बैलेंस कर रहा है किसको, इसके मास को। समझ में आ रहा है सवाल क्या था, मतलब इस वायर के मास को ये बैलेंस कर रहा है, तो ये बैलेंस करेगा कैसे, फोर्स लगा करके। तो एफ बी जो होगा, एफ बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दो पैरेलल वायर के लिए हमें हमें क्या पता है, डी एफ बाई डी एल पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई वन आई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ठीक है, अगर एफ निकालना है तो इस लेंथ को इधर भेजेंगे, तो जो एफ बी होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू लेंथ। ये जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एफ बी आएगा, उसको यहाँ पुट कर दोगे। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 2 क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, दिस विल बी इक्वल टू एम जी। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था, आई वन इंटू आई टू, इसको इससे लिख दो एम जी इंटू 2 पाई डी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। वैल्यू पुट करोगे आंसर आता है। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस विजुलाइज करना, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। 8.85 रख के करोगे टाइम लगेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ करंट पूछा, मे भी वो किसी एक का करंट दे सकता है, दूसरे का पूछ सकता है। जब मॉड्यूल में सवाल खोजेगा तो मिल भी जाएगा।
इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट का कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नॉर्थ के साथ साथ साउथ होगा हमेशा, कभी नॉर्थ और साउथ अकेले अकेले नहीं मिलेंगे। मतलब अगर एक तुम्हारे पास मैग्नेट है तो उसका एक एंड साउथ होगा और दूसरा एंड नॉर्थ होगा, ऐसा होता है, नेचर है। कभी भी तुम्हें साउथ अलग से नहीं मिलेगा या फिर नॉर्थ अलग से नहीं मिलेगा। मैग्नेट को कितना भी छोटा छोटा पीस में ब्रेक कर दो, जैसे ही ब्रेक करोगे एक एंड नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा एंड साउथ हो जाएगा। ऐसा मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन साइड में उसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर क्या डायरेक्शन होता है, नॉर्थ टू साउथ। और ये लूप फॉर्म करता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप फॉर्म करता है। कुछ इस तरीके का होगा, ये जा करके मे भी इससे ज्वाइन हो रहा होगा और ये जा करके दूर से इससे ज्वाइन हो रहा होगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगेन जो जो प्रॉपर्टी उसका होता है, जैसे जो भी इंटेंसिटी है वो डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे ये जो दोनों एंड होते हैं ना, इस एंड के लिए हम पोल स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। यहाँ जो एम है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। जैसे डाइपोल था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज और दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज। सिमिलर वे में यहाँ का पोल स्ट्रेंथ मानते हैं एम और यहाँ का पोल स्ट्रेंथ मानते हैं एम। ये साउथ पोल है, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है, एम है। और नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है, एम है। एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को। यहाँ पे ऐसे माइनस प्लस साइन नहीं होता, ठीक है। तो इस पोल स्ट्रेंथ के चलते एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। लिखना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी it is a vector quantity having magnitude equal to having magnitude equal to having magnitude equal to product of pole strength, having magnitude equal to pole strength and and effective effective distance between between north pole and south pole, effective distance between north pole and south pole। that is m की जो वैल्यू होगी इट विल बी m इंटू एल। और एल यहाँ पे एक्चुअली में है क्या, इफेक्टिव सेपरेशन है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। अगर बार मैग्नेट है तो उसके लिए डायरेक्टली दिखता है कि लेंथ जितना होगा वही नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, उसी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। और अगर सर्कुलर होता है या सेमी सर्कुलर होता है या हॉर्सू मैग्नेट होता है उसके लिए लेंथ हम इफेक्टिव सेपरेशन से कैलकुलेट करते हैं। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, एम का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, लिखो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जो भी इसका डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे होगा। एग्जैक्टली सब कुछ सेम है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह।
उसमें चार्ज इनटू लेंथ होता था, यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ है। डायरेक्शन उधर निगेटिव से पॉजिटिव होता तो या साउथ से नॉर्थ है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट। कटिंग ऑफ ए बार मैग्नेट, जब कट करेंगे मैग्नेट को तो क्या होगा। तो किसी भी मैग्नेट को कट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको परपेंडिकुलरली कट कर दो, या फिर लॉन्गिट्यूडनली कट कर दो, या हॉरिजॉन्टली कट करो। ठीक है, तो देखो अगर परपेंडिकुलरली कट करोगे तो क्या होगा, जितना पोल स्ट्रेंथ पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा। मतलब इसको कट करोगे ना तो यहाँ पे दो पीस बनेगा, तो ये जो दो पीस बनेगा, अगर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो कट करने के बाद ये साउथ रहेगा तो ये एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ पहले किधर था, कितना था, एम था, तो ये जो नया पोल स्ट्रेंथ क्रिएट होगा ये कितना होगा, एम ही होगा। लेकिन लेंथ घट गया, पहले टोटल लेंथ अगर एल था, 20 से काटोगे तो L/2 होगा, और 20 से नहीं काटोगे शिफ्ट ऑफ करोगे तो मैं भी एल डैश और एल डबल डैश लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ दो मैग्नेट बना जिसका पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, L/2 हो गया। तो देखो पोल स्ट्रेंथ चेंज करो या फिर लेंथ चेंज करो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैरामीटर, ये पक्का चेंज होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है स्मॉल एम पे और लेंथ पे। तो एम चेंज हो या लेंथ चेंज हो, इसको चेंज होना ही है। आ रही बात समझ में। तो जब एम कैलकुलेट करोगे इसके लिए, एम विल बी हाउ मच, ml/2। अगर हाफ हाफ कट करोगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी वैल्यू m/l हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हाफ हाफ में ही कट करे, अगर हाफ हाफ में नहीं कट करेगा तो बता के रखेगा कैसे पोर्शन में कट कर रहा है, मे बी 1/4 3/4 ऐसा कुछ बता देगा कि कैसे कट कर रहा है। इधर ए लिख सकते हो और ये बी है। ओके, देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर इसको कट करोगे तो दो मैग्नेट तुमको मिलेगा, लेंथ जो इसका था वही लेंथ इन दोनों मैग्नेट का भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक ये डाइपोल था, एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, जो पोल स्ट्रेंथ था एम, अगर हाफ में कट करे हो तो m/2, और इसको हाफ में कट करे हो तो m/2। अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था तो ये नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये नॉर्थ ये साउथ, इधर भी m/2 इधर भी m/2। अगेन अगर हाफ से कट नहीं कर रहा है तो तुमको बता के रखेगा कितना कट कर रहा है। 1:3 में कट किया तो इसका पोल स्ट्रेंथ अलग होगा और इसका पोल स्ट्रेंथ अलग होगा, दोनों का अलग अलग जगह हो जाएगा, वो सवाल में बता करके रखेगा तुमको। और अगेन यहाँ पे m निकालोगे, m वेक्टर विल बी हाउ मच, ml/2। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at axial and equatorial point, at axial and equatorial point due to a bar magnet, at axial and equatorial point due to
अ बार मैग्नेट, एक्सल इक्वेटोरियल पॉइंट याद है क्या क्या होता है? डाइपोल के ही केस में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। देखो अगर ये एक बार मैग्नेट है तो अगेन ये एक लाइन होगा, इसको एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा इसको इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट लो गया, मान लो ये पॉइंट सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है, इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, जो भी मोमेंट होगा उसको या तो एम और एल के फॉर्म में दे देगा या फिर सीधे वैल्यू दे सकता है तुमको, ठीक है। यहाँ पे बताओ वैल्यू कितना होगा, पता है किसी को? अगर इस पॉइंट पे निकालोगे डी एक्सियल कितना होना चाहिए? अच्छा इसका छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है? ये होता है, याद है? नहीं याद है? चलो कोई ना, रिवाइज करना, याद हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे निकालोगे, एक्सियल पॉइंट पे निकालोगे, तो ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सिमिलर है, कुछ चेंज नहीं है। अगर तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल का पता है तो मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे बी इक्वेटोरियल निकालोगे, अगेन यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पे दिया हुआ है, तो फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, सॉरी एम बाई एक्स क्यूब, ठीक है। इधर 2 टाइम्स होता है इसका, तो एक्सियल पॉइंट पे 2 टाइम्स हो, सॉरी इक्वेटोरियल, हाँ एक्सियल पॉइंट पे 2 टाइम्स, और यहाँ पे m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आएगा। हटा दे। अगर किसी बार मैग्नेट को हैंग करोगे तो कैसे अलाइन होगा? बार मैग्नेट को फ्रीली अगर हैंग करोगे तो अलाइन कैसे होगा? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। जो भी बार मैग्नेट होता है या कोई भी कंपास है वो अपने आप को कैसे अलाइन करता है अगर उसको फ्रीली छोड़ोगे तो? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अगर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में से उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा? ओसिलेट करेगा। जैसे अगर ये मैग्नेट है तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन करके रखेगा, ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अगर इसको डिस्टर्ब करते हो तो क्या करेगा? ओसिलेट करेगा। और अगर ओसिलेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड निकालना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट। टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट। लिखना, when a freely hung, when a freely hung, HUNG, when a freely hung bar magnet, when a freely hung bar magnet is disturbed, is disturbed from its equilibrium position, it oscillates, it oscillates from its equilibrium, from its equilibrium position, from its equilibrium position, it oscillates, it's oscillate with a time period, with a time period t given as
रूट ओवर टू, सॉरी 2 पाई रूट ओवर I/mh। और यहाँ I जो होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट होगा उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा और कुछ ना कुछ मास होगा, उसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। उसको बीच से हंग करेंगे, इसलिए रॉड मान करके आई कैलकुलेट करेंगे। एम जो है वो क्या, एम बताओ क्या, बताओ तो, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। एच क्या है, एच क्या बोलते हैं, देखो जहां पे हैंग करके रखे हो ना वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता। अर्थ जो भी है ना, अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेट की तरह अगर बिहेव करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कुछ ना कुछ उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे हैंग करके मैग्नेट को रख रहा हूँ फिर डिस्टर्ब करूंगा तो यहाँ का टाइम पीरियड, या फिर मैं इक्वेटर पे जाकर के हैंग करूंगा वहां पे डिस्टर्ब करूंगा तो वहां का टाइम पीरियड अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू हर जगह चेंज हो गया। अभी बाद में पढ़ेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो बताएंगे। तो ये एच एक्चुअली क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक्सटर्नल है, ये इसके चलते प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये इस एम के चलते प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये किसके चलते है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे हमने बार मैग्नेट को हैंग करके रखा हुआ है। लिखना, सवाल लिखो एक। देखो टू बार मैग्नेट्स टू बार मैग्नेट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 and and magnetic moment M1 and M2 are joint are joint are joint number one are joint, हाँ उसमें नंबर वन में लिखना, नॉर्थ पोल विथ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल विथ नॉर्थ पोल, नंबर टू नॉर्थ पोल ओवर साउथ पोल, नॉर्थ पोल ओवर साउथ पोल, नॉर्थ पोल ओवर साउथ पोल। then find then find time period find time period of the oscillation, time period of the oscillation for the given arrangement if they are kept at a point, if they are kept at a point where magnetic field strength is capital M, capital H, where magnetic field strength is capital H. Kept at a point where magnetic field strength is capital H. देखो पहले क्या था, सिंगल सिंगल था, तो सिंगल के लिए हमने फॉर्मूला देखा, सिंगल के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर I/mh, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना, दो बार मैग्नेट को ऐसे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से और इस तरीके से, और फिर तुमसे पूछ रहा है अगर इसको फ्रीली हैंग करेंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा। मान लो इसका पोल स्ट्रेंथ M1 है,
इसका M2 है, इसका M1 है और इसका M2 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2, I1 इसका I2, ये दिया हुआ। चलो समझते हैं, अगर ये अरेंजमेंट दिया होगा ना, ये अरेंजमेंट अगर इस दिया हुआ है तो I इफेक्टिव जो होगा दैट विल बी I1 प्लस I2। इस केस में जो I इफेक्टिव होगा कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा। M इफेक्टिव अगर निकालोगे तो M इफेक्टिव विल बी M1 प्लस M2। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर निकालना होगा तो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, 2 पाई रूट ओवर I इफेक्टिव डिवाइडेड बाई M इफेक्टिव इंटू H। इसके लिए I इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा कितना होगा, I इफेक्टिव जो होगा ना वो कभी माइनस नहीं होता, हमेशा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मास बढ़ाओगे लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इधर मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा। लेकिन M इफेक्टिव जो होगा ना, उल्टा अरेंजमेंट करने के चलते अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये M2 माइनस M1 या M1 माइनस M2 लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ मॉड लगा सकते हो क्योंकि इस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो T इफेक्टिव फिर यहाँ पुट करोगे आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो एक बार अरेंजमेंट पे ध्यान दे देना कि अरेंजमेंट कैसा है, और फिर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके नीचे नोट लिखना, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, a current carrying solenoid, a current carrying solenoid behaves as a current carrying solenoid behaves as a bar magnet, behaves as a bar magnet, a current carrying solenoid behaves as a bar magnet। जो जो प्रॉपर्टी बार मैग्नेट के पास होती है वही प्रॉपर्टी सेम किसके पास होगा, सोलेनॉइड के पास भी होगा, क्योंकि सोलेनॉइड के लिए भी अगर फील्ड प्लॉट करोगे सिमिलर आता है, जैसे बार मैग्नेट का होता है वैसे ही सोलेनॉइड का भी फील्ड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा याद होगा कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ाया था कि जो कॉइल होता है हमारा, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका एक सरफेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है और दूसरा सरफेस साउथ की तरफ बिहेव करता है। और उधर लिखवाए थे कि ये बिहेव कैसे करेगा, एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका भी कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप current carrying loop as a magnetic dipole। ठीक है, कैलकुलेट करना बताया था कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा एंड साउथ है। ये बताओ, जो बाहर वाला सरफेस है ये क्या बिहेव करेगा, साउथ, और अगर उल्टा हो जाएगा तो ये नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है ना, इसके लिए पोल स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं होता है। इसके लिए क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए लेंथ भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। मान लो अगर ये कॉइल है तो इधर और ये जो एंड है ना उसमें कितने का डिफरेंस होगा, बस इस वायर के थिकनेस का। जैसे ही उस साइड जंप करोगे साउथ हो जाएगा, और सेंटर के जैसे ही इधर थोड़ा सा होगा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो थिकनेस होगा नहीं कुछ, और अगर थिकनेस नहीं है तो M इंटू एल करके तुम मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बता सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक डाइपोल का या मैग्नेटिक मोमेंट का वो कुछ अलग तरीके से आता है। तो लिखना, लिखना अ करंट कैरिंग लूप, अ करंट कैरिंग लूप, अ करंट कैरिंग लूप behaves as a, behaves as a magnetic dipole,
magnetic dipole, current carrying loop behaves as a magnetic dipole having magnetic moment, magnetic moment m vector is equal to NIA. Having magnetic moment m vector is equal to NIA, where n is number of turns, I is current, A is area enclosed by the loop. ठीक है, तो अगर कोई भी लूप होगा उसमें कुछ करंट जाएगा, मान लो अगर इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, और ये जो लूप है ये कुछ ना कुछ एरिया इंक्लोज करेगा। जैसे ये लूप है, ये कैसा लूप है, सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है। अगर इसका रेडियस आर दिया हुआ है तो एरिया इसके अंदर का कितना होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ना, एरिया वेक्टर लिखा हुआ है, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बोलो। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, तो उन दोनों डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन करेक्ट होगा, बोलो। कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा इस करंट के चलते, वही डायरेक्शन किसका होगा, इस एरिया वेक्टर का होगा। और अगर इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुमको पता है तो वही डायरेक्शन किसका होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अगर बाहर की तरफ है तो ये एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की तरफ। तो ये एम वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हो एन आई ए से। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन सेम रूल है जो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जिसमें फिंगर को कर्ल करते हैं तो करंट का डायरेक्शन आता है, और थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही इस एरिया का डायरेक्शन होगा, और वही डायरेक्शन किसका होगा, एम वेक्टर का होगा। तो नीचे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is in the direction of magnetic field, is in the direction of magnetic field produced by the loop, produced by the loop, produced by the loop, produced by the loop। ठीक है, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो इधर एम वेक्टर किधर आएगा, क्रॉस या डॉट। इसके चलते अगर कैलकुलेट करोगे तो एम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, डॉट होगा, मैग्नीट्यूड एन आई ए के बराबर होगा। ये एन का क्या मतलब है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे अभी क्या है ना, यहाँ पे एक अगर वायर है, एक वायर को ऐसे घुमाया गया, इसको वन टर्न बोलेंगे। अगर एक और इसके ऊपर वायर घुमा दिए तो एन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, एक और वायर घुमा दिए तो एन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पे जितना बार वायर राउंड किया गया है उस राउंड को काउंट करोगे, उसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये जो वायर टर्न करते हैं ना, उसके चलते ना तो रेडियस इंक्रीज होता है ना तो थिकनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होगा तो स्पाइरल बन जाएगा। एक तरीके से आइडियल केस है कि अगर इस पे वायर लपेट रहे हो ऐसे तो उसका रेडियस भी बढ़ सकता है, ठीक है, या फिर थिकनेस इधर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन हम जो सवाल बनाते हैं ना उसको आइडियल करके रखते हैं कि इस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के चलते ना तो इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना तो इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होगा तो स्पाइरल बन जाएगा, स्पाइरल में पढ़ना नहीं है। और अगर इधर की तरफ लेंथ बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा,
सोलेनॉइड बन जाएगा, क्योंकि वायर ऐसे वाउंड करोगे तो सोलेनॉइड बन जाएगा। तो ना तो ये सोलेनॉइड है और ना ही स्पाइरल, ये क्या एक रिंग है। और उस रिंग को हमने अगर n इज इक्वल टू 10 टर्न्स भी दिया होगा तो इसका मतलब जो थिकनेस कंसीडर कर रहे हो कितना है, नेग्लिजिबल है। मतलब टर्न करने के चलते ये जो थिकनेस हो रहा है वो बढ़ ही नहीं रहा, उसी पे हाइपोथेटिकली टर्न कर रहा है। वो सवाल में दिया रहेगा कि 10 टर्न है या 20 टर्न है, लिखना। बिहेवियर ऑफ नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप, बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप, बिहेवियर ऑफ करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in external magnetic field, behavior of current carrying loop in external magnetic field. देखो when a loop is placed when a loop is placed when a loop is placed in external magnetic field, when a loop is placed in external magnetic field, it experiences torque, it experiences torque, it experiences torque tau. चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पीछे। देखो जब डाइपोल मोमेंट था ना और इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको जब हम रखते थे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये टॉर्क फील करता था, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती थी, P क्रॉस E होता था। जब इस डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो ये एक टॉर्क फील करता था। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी, P क्रॉस E, और P को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और E क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ पे जो लूप है ना, लूप कैसे बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। अगर उसको उठा करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे क्या लगेगा, सिमिलर, जैसा इधर हो रहा है टॉर्क लग रहा है, इस पे भी टॉर्क लगेगा। लेकिन यहाँ जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा ना उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, M क्रॉस B होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो P आ रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है तो क्या आएगा, M आएगा। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है, हल्का सा बस तुमको प्रॉपर्टी चेंज करके सोचना होता है। टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, M क्रॉस B होगा। या फिर अगर एंगल के टर्म में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो टॉर्क निकालोगे तो एम बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ध्यान से ये जो बी वेक्टर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो नहीं है। तो अभी जो पढ़ रहे हो ना इसमें कुछ नया नहीं है, सबका सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के आइडेंटिकल है। टॉर्क के बाद हमने क्या कैलकुलेट करा था, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, याद है, याद भी नहीं होगा। टॉर्क के बाद क्या कैलकुलेट करते थे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे नहीं, डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी वो तो वर्क टर्न हो जाएगा ना, अगर उसको थीटा 1 से थीटा 1 मूव करोगे तो। और अगर बस ऐसे प्लेस करके रखा हुआ है तो क्या होगा, लिख लो, हेडिंग लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, क्यों हंस रहे हो, अच्छा गलत बताया इसलिए। हाँ, नहीं कुछ तो कारण होगा ना हंसने का। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, यू इक्वल्स टू, या तो डॉट के फॉर्म में निकाल सकते हो, माइनस
एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल में फॉर्मूला होता था पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई होता था, ठीक है ना। जस्ट कंपेयर करोगे तो पी की जगह एम आ गया है और ई की जगह बी आ गया है। अब यहीं से वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन का अलग से लिखा नहीं रहा। चलो तो इसी के साथ तुम्हारा 90% मैग्नेटिक जो था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। 10% इसमें बचा हुआ है, लेकिन वो 10% तुम पढ़ोगे खुद से, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, ये होमवर्क है। मतलब 10% जो मैग्नेटिक फील्ड में बचा हुआ है, ठीक है। इसमें जो भी डीप एंगल है वो सारी चीजें देख लेना। और बिहेवियर ऑफ मैग्नेट, इसमें पारा मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना और डाई मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, और अगर ये पढ़ लोगे पूरा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में जो डाउट है वो पूछ लेना, और नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। चलो कुछ सवाल करेंगे, कितना टाइम बचा हुआ, 15 मिनट है, सवाल कर सकते हो बहुत सारा। लिखो, लिखो ले। क्या? हाँ लिखना। a wire a wire having n1 turns, having n1 turns having n1 turns produce a magnetic moment, m1, produce a magnetic moment m1, comma, if same wire has n2 turns, if same wire has n2 turns, it produces magnetic moment m2, it produces magnetic moment m2, then find ratio of then find ratio of then find ratio of magnetic moment then find ratio of magnetic moment in terms of in terms of in terms of number of turns in terms of number of turns for the given cases, for the given cases. चलो कैलकुलेट करो, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, रेशियो बताओ। अरे मन में पढ़ो, संस्कृत वाला मंत्र पढ़ रही हो क्या?
पलट लिए पेज, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अरे कुछ तो आएगा, कुछ नहीं आ रहा। चलो देखो, फॉर्मूला यही है, m इक्वल्स टू एन आई ए, इसी से आएगा जो भी आना होगा। अब कह रहा है ना कि एक वायर है, उस वायर को पहले टर्न करा n1 लेंथ के लिए और फिर टर्न करा n2 लेंथ के लिए। तो जब n1 रख रहा है तो m1 कितना होगा, n1 i इंटू a1, कुछ एरिया इंक्लूड कर रहा होगा। और जब m2 रखेगा तो क्या होगा, n2 i इंटू a2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, m1 बाई m2 इक्वल्स टू n1 बाई n2 इंटू a1 बाई a2। लेकिन रेडियस तो दिया हुआ नहीं है और एरिया भी नहीं दिया हुआ है। तुम्हें जो आंसर निकालना है वो किसके टर्म में निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में निकालना है। यानी एरिया वाला जो भी टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करोगे, एरिया जो होता है, एरिया एक्चुअली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर वायर है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो n1 बाई n2 इंटू r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी भी इस r1 r2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो कैसे रिप्लेस करोगे, कोई तरीका। देखो एक ही वायर से ना दोनों बार हमने लूप बनाया, यानी लेंथ कांस्टेंट होगा उसका। जो वायर था ना, इसी को एक बार n1 टर्न्स में घुमाया और एक बार n2 टर्न्स में घुमाया। तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेंथ चेंज नहीं होगा। तो पहले वाले केस में अगर लेंथ निकालोगे तो एक बार अगर घुमाता तो लेंथ कितना होता, 2 पाई r1, घुमाया कितनी बार है, तो इंटू n1 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी n1 से। दूसरे केस में क्या होगा, 2 पाई r2 अगर एक बार घुमाता तो, लेकिन कितनी बार घुमाया है, n2 टाइम्स, तो यहाँ n2 लिख सकते हो। अब यहाँ से r1 r2 और n1 n2 में रिलेशन आएगा, जिसको उठा करके आप पुट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। सो m1 बाई m2, n1 बाई n2, इधर सिंप्लीफाई करोगे तो r1 बाई r2 जो होगा डेट विल बी n2 बाई n1 होल स्क्वायर। सो बचेगा कितना, n2 बाई n1। ठीक है, तो अगर अगर तुम इस एरिया को कंसीडर नहीं करते तो आंसर कितना आता, अगर इस एरिया को कंसीडर नहीं करते तो आंसर आता n1 बाई n2, लेकिन आंसर क्या है, n2 बाई n1 है। इसलिए कभी कभी जो चीज दिखता है वैसा होता नहीं है, अंदर जाओगे तब पता चलेगा। डोंट जज ए बुक बाई इट्स, बुक ही नहीं इंसान भी। अरे इसमें क्या हंसने वाली बात है यार, ये भी जोक है क्या। अरे ये फिलोसफी है, किसी ने बोला होगा बहुत पहले, फेसबुक पे चलते ही रहता है आजकल। और वो एक क्या नाम है पाकिस्तानी क्रिकेटर का तो अलग चलता है ना, उसका क्या चलता है, डोंट बुक अ कवर बाय हिज जज। क्या नाम है यार उस क्रिकेटर का, बाबर नहीं है, सरफराज खान, सरफराज खान। अरे कुछ तो नॉलेज है यार तुम लोग को। चलो एक और सवाल लिखो, लिखना। एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन is revolving around, an electron is revolving around, an electron is revolving around a circular path of radius r. An electron is revolving around a circular path of radius r with velocity v, yeah, with speed v, with speed v, then find, then find, then find magnetic moment, then find magnetic moment
प्रोड्यूस्ड बाय इट, देन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इट। देखो पहले क्या होता था ना, लास्ट बैच में इस टाइप के जब सवाल देते थे ना, वैसे फुसलाने के लिए बच्चों के लिए बोल देते कि चलो ये जो कर देगा उसको कैडबरी इनाम मिलेगा। भले देते नहीं थे, मतलब बोल देते थे ऐसे ही, तो 3-4 बच्चे जोश में आ जाते थे कि हम पहले करेंगे, हम पहले करेंगे, हमको मिलेगा। करते भी थे कुछ बच्चे, लेकिन इस बार ना वैसा माहौल ही नहीं बन पाया, कि आधे लोगों को सवाल दो ना तो मेरा चेहरा देखते रहते हैं या फिर कॉपी का पेज पलटते रहते हैं, तो समझ में नहीं आता। अगर बोल देंगे कि चलो इस सवाल पे इनाम है ना, तो पूरा क्लास ही सरेंडर मार देगा कि अरे यार ये इनाम वाला सवाल है, अब तो पक्का नहीं बनेगा हमसे। सोचो कैसे करेंगे इसको, सोचो। क्या हो गया, उसने कर लिया क्या? नहीं करा? अरे जो आंसर लाना है ना, ई और एम के टर्म में ला सकते हो, पूरा वो रटने का जरूरत नहीं कि ई का वैल्यू रख देंगे, आर वी और ई के टर्म में ला लो, सिंप्लीफाई ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अरे पहले देखो निकालना क्या, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है। सर आंसर आ गया सर। कितना है बताओ? सर वी बाई बी आर। वी बाई बी आर? अरे बी क्या है? बी भी तो निकालना है यार। तुम्हें ना एम वेक्टर निकालना है, एम, एम कैलकुलेट करना। एम आर सर, एम आर सर गलती सर। सर मैग्नेटिक मोमेंट सर एम लिया ना सर। मैग्नेटिक मोमेंट एम है ना, तो एम ही कैलकुलेट करना है तुमको। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी तुमको दी हुई है, कितने वेलोसिटी से घूम रहा है? भी से, और इस पाथ का रेडियस दिया हुआ है आर। तो तुमसे पूछ रहा है बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। या इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई और भी चार्ज रहता तो इन जनरल में भी सोच सकते हो। चलो देखो, देखो इसके पहले ना बताया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो इससे इफेक्टिव करंट निकाल सकते हो। फॉर्मूला एम का हमेशा वही होगा, एम इक्वल्स टू एन आई ए, यही है फॉर्मूला में, कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर करंट के चलते मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो हमेशा यही होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ना, तो वो क्या देगा, एक इफेक्टिव करंट देगा, इक्विवेलेंट करंट देगा, जिसकी वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, वैल्यू होता है ई बाई टी या फिर क्यू बाई टी। ठीक है ना, क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पे क्या है, जो चार्ज यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है वो, और टी का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड। तो कभी भी अगर इफेक्टिव करंट निकालना है ड्यू टू एनी चार्ज रिवॉल्विंग इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट, तो फॉर्मूला हमेशा ये यूज करेंगे, क्यू बाई टी। टी का क्या मतलब है, टाइम पीरियड। तो यहाँ चार्ज की जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टी। अब टाइम पीरियड तुमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, सो टाइम पीरियड के लिए क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, वेलोसिटी अगर दिया हुआ है उसको रिप्लेस कर सकते हो टाइम पीरियड के फॉर्म में, तो यहाँ पुट करेंगे। हाँ कितना, नहीं एन को 1 पुट कर सकते हैं, एन को 1 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया हुआ। टी बताओ कितना होगा, टी अगर कैलकुलेट करो। सर ई आर क्यूब बाई 2v। ई आर क्यू बाई 2v। फिर क्यू कहाँ से आ रहा है, ई तो ले लियो ना, तो क्यू क्यों आ रहा है? हाँ 2 नीचे, और क्या, भी तो ऊपर है यार। अरे मैं ही कैलकुलेट करता हूँ, रुक जाओ। हाँ रुक जाओ, चलो मैच करा लेना जिसका भी हो। ये टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड को यहाँ पुट करोगे टी, तो नीचे 2 पाई आर आएगा,
और ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा इफेक्टिव करंट हुआ। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू सबको उठा करके यहाँ पुट कर दो, n 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया, तो n की जगह 1, i की जगह रखेंगे e इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और a की जगह पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, पाई से पाई चला जाएगा, r से एक r चला जाएगा, ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ये होगा तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। सिंपल सा है। अगर कोई चार्ज दिया रहता है ना तो चार्ज के लिए क्या रख देते हैं, यहाँ क्यू रख देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चार्ज दिया रहता है तो यहाँ बस क्यू रख के रिप्लेस कर देते हैं, हो जाता। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई के बराबर होता है, वी वेलोसिटी दिया हुआ है, आर रेडियस दिया हुआ है, तो ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक यहाँ से रिजल्ट आता है, वो याद रखना। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, देखो इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर एम निकालना होता, ये लिख लियो ना, ये नोट में ऐसे करके लिख सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। एम को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी आर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2 लिख सकते हैं। क्यू 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 लिख रहे हैं क्योंकि मान लो कोई भी चार्ज ले रहा है, उसके लिए अगर एक चार्ज यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस पे वी वेलोसिटी से, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इतना होगा, ठीक। इसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं कि ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मास था चार्ज का उससे ऊपर नीचे क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये जो एम है ना, ये एक्चुअली में क्या है, मास है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन मासलेस होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, तो वही जो मास है ना, ऊपर नीचे क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देना, कट करके फिर यही चीज आ जाएगा। अब ये टर्म अगर तुमको याद होगा ना, इस टर्म को क्या बोलते हैं, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसलिए एम वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू एल वेक्टर। आ रही बात समझ में। मतलब अगर एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी q बाई 2m इंटू इट्स एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, अगर पूछ दिया तो 4 नंबर इजिली आ जाएगा। याद रहेगा तो, नहीं रहेगा तो फिर तुक्का कुछ मारना, तुम्हारे भाग्य में। चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।